तो देखो आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, आज हम लोग पहले बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में, उसके बाद फिर अपन लोग बात करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो एक तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दूसरा होगा एक्शन स्पेक्ट्रम, है ना। दो तरह के स्पेक्ट्रम आज पढ़ेंगे। आपको मैं बता दूं एक्शन स्पेक्ट्रम किसने दिया था, एंगलमैन ने दिया था। किसने दिया था, आप पढ़ चुके हो ना पहले, एंगलमैन का पढ़ चुके हो ना कि एंगलमैन ने क्या दिया था, एक्शन स्पेक्ट्रम। अब देखो क्या होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उसको समझो पहले। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम यूज करते हैं ये पता करने के लिए कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो कैसे लिख सकते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम is used to check which pigment absorbs which wavelength of light। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम क्यों यूज करते हैं, ये चेक करने के लिए, ये पता करने के लिए कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है। लेकिन एक्शन स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो अब एक्शन स्पेक्ट्रम हमें क्या बताता है कि किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो एक्शन स्पेक्ट्रम जो एंगलमैन ने दिया था, उन्होंने क्या बोला, क्या चेक करने के लिए, यूज टू चेक in which wavelength of light maximum photosynthesis takes place, है ना। लाइट की कौन सी वेवलेंथ पे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, ये किसने बताया, एक्शन स्पेक्ट्रम ने। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या बता रहा है, कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा। चलो देखें जरा, दोनों को बनाता हूं, फिर दोनों को है ना हम लोग मर्ज करके एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या कंक्लूजन निकाला गया, है ना। चलो देखो, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनाते हैं। यहां पर पिगमेंट्स है, ठीक है, और यहां पर हम लोग बात करें लाइट की वेवलेंथ के बारे में। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं किससे, लैम्डा से। मैंने बोला यहां पर जो लाइट की वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर है, देन 500 नैनोमीटर, देन 600 नैनोमीटर, देन 680 नैनोमीटर, देन 700 नैनोमीटर। इस तरह से हमने वेवलेंथ लिख ली है। अब होगा क्या, सबसे पहले हम बात करें क्लोरोफिल ए के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, क्लोरोफिल ए। दैट मीन्स रेड कलर से हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल। आपको मैं बता दूं विबग्योर, VIBGYOR, है ना, YOR, ये है विबग्योर। विजिबल लाइट के कलर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कलर्स है। अब देखो बच्चों ध्यान से, जब हमने क्लोरोफिल ए लिया तो क्लोरोफिल ए में क्या हुआ कि क्लोरोफिल ए का ग्राफ ऐसा बना। कैसा ग्राफ बना, ऐसा। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, है ना। देखो इसका मतलब ये जो पीक है ना, मैं यहां बोल रहा हूं, जो पीक आ रही है वो आ रही है कौन से कलर पे, ब्लू कलर पे। कौन से रीजन पे आ रही है, ब्लू। एक तो ब्लू पे पीक आई, दूसरा पीक कौन से रीजन पे आई, रेड पर आई। दैट मीन्स क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है वो लाइट की कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड को। तो दिस इज क्लोरोफिल ए, दिस इज क्लोरोफिल ए। तो ये है बेटा क्लोरोफिल ए। फिर इन्होंने क्या किया, क्लोरोफिल बी लिया। जब क्लोरोफिल बी को देखा तो ये चेक किया कि क्लोरोफिल बी कौन से पिगमेंट की लाइट को, क्लोरोफिल बी पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब ये लिया तो देखो ये भी लगभग इतना ही आया, इस तरह से आया। इसको, इसका मतलब देखो यहां पर ये आया, देखो इसका मतलब ये कौन सी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू और एंड ग्रीन। यानी ये कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ब्लू और ग्रीन को। यहां पे किसको कर रहा है, ऑरेंज और रेड को। आप तो मीन रेड ही बोल दो। तो ये कौन सा है, ये क्लोरोफिल बी, है ना।
क्योंकि आप सबको पता है लीव्स के अंदर बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, पिछले लेक्चर में ही पढ़े। कौन कौन से पढ़े? क्लोरोफिल ए बी सी डी ई, जिसमें ए और बी मेन है। और क्या पढ़ा? कैरोटेनॉइड्स पढ़े, फाइकोबिलिन्स पढ़े, याद है? हाँ, तो अब देखते हैं कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड्स को मैं ब्लैक से बनाता हूं। जब कैरोटेनॉइड्स को बनाया गया तो चेक किया गया तो पता पड़ा कि भैया कैरोटेनॉइड्स जो है वो कौन से कलर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कौन से वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं? ग्रीन, येलो, ऑरेंज को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं। बोलो, ये बात पता चली? तो ये क्या है? ये है कैरोटेनॉइड्स। दीज आर कैरोटेनॉइड्स, ठीक है? तो ये कैरोटेनॉइड्स है ब्लैक वाले। उसके बाद फिर आया ग्रीन, यानी फाइकोबिलिन। तो फाइकोबिलिन का भी लगभग कैसा था? कैरोटेनॉइड की तरह ही था, लगभग काफी चीजें किसकी तरह थी? कैरोटेनॉइड की तरह। तो दिस इज फाइकोबिलिन। इसका मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ने क्या बताया कि भैया कौन कौन से पिगमेंट कौन कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब कर रहा है किसको? ब्लू कलर और रेड कलर। क्लोरोफिल बी जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू से ग्रीन तक की वेवलेंथ को और रेड को कर रहा है। कैरोटेनॉइड जो है वो किनको कर रहा है? ग्रीन, येलो, ऑरेंज तक पहुंच रहा है, यानी वो ब्लू, वॉयलेट, इंडिगो या रेड पर नहीं पहुंचता। कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन दोनों को सेम कर रहे हैं, दिख रहा है? बोलो, क्लियर है? ये बात पता चली कि कौन कौन से पिगमेंट कौन कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, पता चल गया। अब देखो एंगलमैन ने क्या किया बेटा, उसको देखो। एंगलमैन ने भी अपना एक ग्राफ बनाया और फिर यहां पर क्या हुआ, यहां पर उन्होंने ग्राफ से पहले ऐसे बनाते हैं। देखो एंगलमैन ने क्या किया, आपका एक एल्गी ली। देखो यहां हम एक्वेटिक एल्गी ले रहे हैं। देखो ये रही एल्गी, है ना? ये एल्गी है, ये क्या है? एल्गी। इन्होंने एल्गी ली। अब एल्गी में यहां पर इन्होंने देखा ये पोर्शन है और इन्होंने जब इस पे लाइट डाली, है ना, याद है? हमने एक प्रिज्म लिया था और यहां से लाइट को पास किया था, तो क्या हुआ था? लाइट 7 कलर में स्प्लिट हुई थी, याद है? हाँ, तो यहां मैंने बोला 400 नैनोमीटर, यानी VIB GY O और R। और इन्होंने क्या देखा, जो आपका ब्लू रीजन है वहां पर बबल्स बन रहे हैं, ज्यादा बबल बन रहे हैं। बाकी जगह पे भी बन रहे हैं लेकिन यहां पर ज्यादा बबल के बन रहे हैं, यानी ब्लू और रेड रीजन पे बबल्स ज्यादा बन रहे हैं। किसके बबल है? O2 गैस के। O2 गैस के बबल्स हैं। भाई बबल्स बन रहे हैं, ऑक्सीजन गैस बन रही है। याद करो जब मैंने स्टार्टिंग में चैप्टर स्टार्ट किया था तब आपको बताया था कि जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो हम दो चीज चेक करते हैं। एक तो क्या ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, देखो रिलीज हो रही है ना, बाकी जगह पे भी हो रही है, ऐसा नहीं है बाकी जगह नहीं हो रही, लेकिन ब्लू रेड रीजन में और रेड रीजन में ज्यादा ऑक्सीजन बबल हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। बोलो ये बात पता पड़ी? ये बात क्लियर है? कौन कौन से रीजन में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा? ब्लू और रेड में होगा। क्लियर है? दूसरी चीज, आओ, जब इन्होंने ग्राफ बनाया, जब O2 बबल्स बन रहे हैं तो इन्होंने ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ कैसे बना? देखो VIB GY0R, विबग्योर। तो अगेन ग्राफ कैसा बना? ऐसा ग्राफ बना। इसका मतलब यहां पे हम लिख रहे हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस भी कौन से रीजन में ज्यादा हो रहा है? ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। दिख रहा है? ओ को थोड़ा इधर बना लो, O और R। तो फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में ज्यादा हो रहा है? ब्लू रीजन में। ब्लू को यहाँ पे हम ऐसे ब्लू कलर से कर देते हैं, है ना? ब्लू रीजन में ज्यादा हो रहा है और रेड रीजन में ज्यादा हो रहा है। अब जरा आप मुझे बताओ, जब मैं इन दोनों को मर्ज करूंगा ग्राफ को, यानी इस ग्राफ को लाके इसके ऊपर रख दूंगा, तो साफ साफ पता पड़ रहा है कि फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में ज्यादा हो रहा है? ब्लू में और रेड में। इसका कंक्लूजन क्या है वो समझो। जब दोनों स्पेक्ट्रम को मर्ज किया गया तो ये पता पड़ा कि फोटोसिंथेसिस में मेनली पार्टिसिपेट कौन से पिगमेंट कर रहे हैं? देख के बताओ कौन से कर रहे हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, क्योंकि उनकी ही पीक ज्यादा है उस रीजन में। देखो ब्लू में इनकी पीक ज्यादा है, यानी ये ही क्या कर रहे हैं?
ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और इसी रीजन में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। इसका मतलब कंक्लूजन क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि भैया ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। बोलो पता चला? तो कंक्लूजन यहां पे लिख दूं, तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन क्या आया, ऑन सुपर इम्पोजिंग, सुपर इम्पोजिंग का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक रखना। ऑन सुपर इम्पोजिंग बोथ द स्पेक्ट्रम ग्राफ, on superimposing both the spectrum graphs, Engelmann concluded that the main pigments responsible for photosynthesis are chlorophyll A and chlorophyll B, are chlorophyll इसको यहां अलग से कर देना, A and क्लोरोफिल बी। बोलो ये बात समझ आई? तो फोटोसिंथेसिस के लिए मेन कौन कौन से पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। कैसे पता पड़ा? एक स्पेक्ट्रम से आप पता नहीं कर सकते हो, किससे पता करोगे, दोनों स्पेक्ट्रम को मर्ज करके। तो पता पड़ा एक्शन स्पेक्ट्रम क्या बता रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है एक्शन के बारे में, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में, जबकि एब्जॉर्प्शन क्या बता रहा है कि कौन सा पिगमेंट कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। बोलो कोई डाउट? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है इसको परफॉर्म किया था बाय यूजिंग फोटो स्पेक्ट्रोमीटर। तो ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन आप एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में लिख सकते हो, है ना, कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम is obtained by photospectrometer, ठीक है? बोलो हाँ या ना? फोटोस्पेक्ट्रोमीटर, बोलो क्लियर है? पक्का? चलो इसको नोट करने के बाद फिर पढ़ेंगे इमर्सन इफेक्ट और रेड ड्रॉप। ये क्लियर हो गया ना एकदम? नोट करो। चलो तो देखो, अब इसके बाद हमें ये तो पता पड़ गया कि भैया क्लोरोफिल ए और बी जो है वही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब क्लोरोफिल ए और बी में भी जो मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का वो होता है बेटा क्लोरोफिल ए, है ना। और क्लोरोफिल ए को छोड़ करके क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई और कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन, ये सब होते हैं आपके एसेसरीज पिगमेंट। बोलो ये बात पता चल गई? तो क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख दूं, तो इसको भी याद रखना है, क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है किसका, फोटोसिंथेसिस का, है ना। उसके बाद देखो क्लोरोफिल बी, सी, डी, ई कॉमा फाइकोबिलिन और कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड्स आर एसेसरीज पिगमेंट्स। बोलो ये बात समझ आई? बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़े। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इमर्सन इफेक्ट के बारे में या इमर्सन एनहेंसमेंट के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है इमर्सन इफेक्ट।
या इसी को हम लोग बोलते हैं इमर्सन एनहेंसमेंट। इमर्सन इफेक्ट है, इमर्सन एनहेंसमेंट। अब देखो सुनो, ध्यान से सुनो और समझो इमर्सन इफेक्ट क्या होता है। इमर्सन साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या चीज बताई, जब ये बात प्रूफ हो गई कि क्लोरोफिल यूज हो रहा है एज अ मेन पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब इमर्सन ने फिर से अलग अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट पे फोटोसिंथेसिस करा के देखी। और जब उन्होंने अलग अलग टाइम पे फोटोसिंथेसिस कराई तो एक टर्म यूज की, क्वांटम यील्ड। और क्वांटम यील्ड क्या होती है उसको देखते हैं। तो देखो इमर्सन स्टडी the rate of photosynthesis, Emerson study the rate of photosynthesis on different wavelength of light and use a term called quantum यील्ड। क्वांटम यील्ड, और एक टर्म यूज की इन्होंने, इसको क्या बोला गया, क्वांटम यील्ड। क्या होता है क्वांटम यील्ड? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। देखो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, क्वांटम यील्ड। क्वांटम यील्ड का मतलब होता है कि कोई भी पिगमेंट, हम मेन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं, वो 1 क्वांटा ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके कितना ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। क्वांटा क्या होता है, एनर्जी पैकेट, फोटोन्स। जब लाइट ट्रेवल करती है, या एनर्जी बोलते हैं, जब एनर्जी ट्रेवल करती है तो वो ट्रेवल करती है स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में, और उन स्मॉल पैकेट्स को ही क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। जैसे सपोज दैट आपके पास सन है, एनर्जी सोर्स है सन से लाइट आ रही है, तो जो लाइट आ रही है ना बेटा, वो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में आ रही है, और उन स्मॉल पैकेट्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटा बोलते हैं। तो बोलो ये बात क्लियर हुई, क्वांटा क्या होता है। क्वांटा मतलब क्या है, सिर्फ एनर्जी पैकेट है और कुछ भी नहीं है क्वांटा का मतलब। बोलो क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो, तो क्वांटम यील्ड क्या बोलती है, अमाउंट ऑफ O2 गैस रिलीज्ड पर क्वांटा ऑफ लाइट, यानी लाइट के एक क्वांटा से कितनी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। क्यों, जितनी क्वांटम यील्ड ज्यादा होगी, उतना ही O2 ज्यादा लिबरेट होगा, यानी ज्यादा रिलीज होगा, O2 ज्यादा रिलीज होगा। और जितना O2 ज्यादा रिलीज हो रहा है उतनी फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पता चला। अब यहीं पर जब इन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ करके देखा, यहां ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इन्होंने ग्राफ ड्रॉ करके देखा, तो उन्होंने ग्राफ में क्या देखा कि यहां से ऐसे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, और यहां पर 400 नैनोमीटर, 500 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर, 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर, है ना, 600 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर। तो उन्होंने देखा कि यार 600 नैनोमीटर जो है ना, वो है लाइट, रेड लाइट का रीजन। यानी रेड रीजन कौन सा है, 680 नैनोमीटर। तो 680 नैनोमीटर पे जो लाइट होती है वो रेड लाइट होती है। उन्होंने देखा कि 680 तक पहुंचने तक, तो भाई थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लो, थोड़ा सा ऐसे बढ़ा लेते हैं, 680 तक पहुंचने तक तो फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन 680 पहुंचने के बाद जैसे 680 से ज्यादा गए ना, तो फट से एक फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया। यानी यहां क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, एकदम से कम हो गया। पहले अच्छा खासा चल रहा था, 680 के बाद एकदम से कम हो गया। और इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया रेड ड्रॉप। रेड ड्रॉप का मतलब क्या है, रेड रीजन के बाद एकदम से फोटोसिंथेसिस एकदम कम हो गया ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेड ड्रॉप। बोले ये बात क्लियर हुई।
ग्राफ दिख रहा है सबको? बोलो हाँ या ना। तो रेड ड्रॉप को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? रेड ड्रॉप, रेड ड्रॉप का मतलब क्या होगा? सडन, सडन, सडन मतलब एक साथ, सडन डिक्लाइन, डिक्लाइन का मतलब कम होना, सडन डिक्लाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, sudden decline the rate of photosynthesis after 680 nanometer यानी रेड रीजन, रेड रीजन is called रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप क्या है? सडन डिक्लाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर 680 नैनोमीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेड ड्रॉप बोलते हैं ना। अब एमर्सन ने क्या किया, अब इन्होंने देखा कि यार चलो क्वांटम यील्ड निकाल के देखते हैं। ये क्वांटम यील्ड निकालने लगे अलग अलग वेवलेंथ को यूज करके। तो इन्होंने दो तरह की वेवलेंथ ली। एक वेवलेंथ क्या ली? देखो इन्होंने दो अलग अलग वेवलेंथ ली। एक वेवलेंथ ली 653 नैनोमीटर है ना, कहीं कहीं 680 भी लिखा है, तो 650 से 683 हम 653 से 680 हम कंसीडर करके चलेंगे। दूसरी इन्होंने वेवलेंथ ली 700 नैनोमीटर। दो अलग अलग वेवलेंथ ली और दोनों अलग अलग वेवलेंथ को प्लांट के ऊपर डाल के देखा। जैसे सिर्फ प्लांट लिया और प्लांट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ कौन सी वेवलेंथ डाली? 653। जब 653 वेवलेंथ डाली तो इन्होंने देखा कि भैया जो क्वांटम यील्ड है, जो क्वांटम यील्ड है वो आ रही है लगभग 52.8, यानी हम 53 लिख लेते हैं नियरली, तो वो आ रही है 53। लेकिन जब उन्होंने 700 नैनोमीटर की लाइट को यूज किया तो उनके पास जो क्वांटम यील्ड है वो आ रही है सिर्फ 10, यानी जहां पे इतना ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है एक क्वांटा से 700। देखो रेड ड्रॉप आ गई ना। रेड ड्रॉप का क्या मतलब है कि 700 पे भैया क्वांटम यील्ड बहुत कम हो गई, यानी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गया? बहुत कम हो गया। पता चला? तो इन्होंने बोला यार क्लोरोफिल ए ही तो है और अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग क्यों हो रहा है? फिर इन्होंने क्या किया? मर्ज किया 653 नैनोमीटर, 653 नैनोमीटर प्लस 700 नैनोमीटर, दोनों वेवलेंथ को एक साथ डाला, एक साथ यूज किया, तो पता पड़ा कि क्वांटम यील्ड जो है, क्वांटम यील्ड जो है वो आ गई लगभग 72। इसका मतलब अगर 653 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज कर रहा था तो क्वांटम यील्ड आ रही थी 53, 700 यूज कर रहा हूं तो क्वांटम यील्ड आ रही है बस 10। लेकिन जब दोनों को यूज कर रहा हूं तो क्वांटम यील्ड क्या हो गई? बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसका मतलब क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास कुछ तो ऐसी चीज है जो दोनों को एक साथ यूज करने पर एक साथ इफेक्ट कर रही है ना। तब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि भैया क्लोरोफिल ए के पास दो तरह के फोटो सिस्टम है, PS1 और PS2। पता चला? तो कंक्लूजन क्या हुआ? ऊपर लिख दूं कंक्लूजन। तो देखो इनका कंक्लूजन क्या था, इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा के लिख लेंगे, है ना, इसको मैं फिर लिख लेंगे अपन लोग अभी। तो इनका कंक्लूजन क्या था? इनका कंक्लूजन था कि द एनहेंसमेंट इज सीन, ये जो एनहेंसमेंट का देखो क्या बोला एमर्सन, एनहेंसमेंट, एनहेंस का मतलब बढ़ जाना, तो वो कब सीन हो रहा है? जब दोनों की दोनों वेवलेंथ ऑफ लाइट को मर्ज कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कंक्लूजन में? द एनहेंसमेंट ऑफ रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, photosynthesis increases when both wavelength of light, both wavelength of light कौन कौन सी? 653 नैनोमीटर एंड 700 nanometer, the enhancement of rate of photosynthesis increase when both wavelength of light used simultaneously, simultaneously का मतलब एक साथ, means है ना, use simultaneously means इसका क्या मतलब है? means
there are two photosystem there are two photosystems present, that is PS1 and PS2. तो दो तरह के, दैट इज आई डॉट ई डॉट, दैट इज दो फोटो सिस्टम है, एक है PS1 और दूसरा है PS2। PS1 जो है वो एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट को, तो PS1 किसको एब्जॉर्ब करता है 700 नैनोमीटर की लाइट को, और PS2 किसको एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की लाइट को। इसका मतलब जब भी आप फोटोसिंथेसिस कराते हो तो फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल ए में यहाँ पर दो तरह के फोटो सिस्टम वर्क करेंगे, एक तो PS1 करेगा और एक PS2 करेगा। दोनों मिलकर के जब वर्क कर रहे हैं ना, तब क्वांटम यील्ड क्या हो रही है 72, यानी बहुत ज्यादा हो जा रही है। अकेला एक काम करेगा ना तो भी क्वांटम यील्ड कम होगी, और दूसरा करेगा तो भी क्वांटम यील्ड कम होगी। दैट मीन्स रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा, कम होगा। बोलो क्लियर है? तो दोबारा से सुनो, तो एमर्सन ने क्या बोला, एमर्सन ने ये बताया कि भाई क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन अब वो जो क्लोरोफिल ए है वो भी डिफरेंट वेवलेंथ पे कैसे वर्क कर रहा है। तो कैसे वर्क कर रहा है कि भैया दो फोटो सिस्टम वहां पे प्रेजेंट है, जिसमें से एक वर्क करेगा किस पे 700 नैनोमीटर पे, और दूसरा वर्क करेगा किस पे 680 पे। बोलो क्लियर है? तो यही क्या है आपका एमर्सन एनहेंसमेंट इफेक्ट। बोलो क्लियर है? चलो नोट कर लो जरा।